तो साथियों नमस्कार। आपके अपने परिवार यूट्यूब में स्वागत है। तो साथियों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेल्स के बारे में। आज मैं डिटेल में चर्चा करूँगा साथियों। तो चलिए अब हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज मैं आपको सेल्स पढ़ाऊँगा। सेल्स क्या होती हैं? तो साथियों जो कोशिकाएँ होती हैं यह हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती हैं। तो कोशिका जो होती है साथियों, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है साथियों? इकाई होती है। तो आप सभी को समझ में आ रहा है, जो सेल्स होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। तो सभी को क्लियर दिख रहा है? सभी को क्लियर दिख रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे साथियों। अब हम बात कर लेंगे साथियों जो सेल्स है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? तो कोशिका के अध्ययन को साथियों साइटोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सभी को क्लियर हो रहा है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था साथियों? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था साथियों? सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था साथियों। कब किया था इन्होंने? 1665 ईस्वी में, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। तो कोशिका जो होती है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। कौन सी है सबसे छोटी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, किसकी होती है साथियों? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? माइकोप्लाज्म गैरिसेप्टिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्म ठीक है। गैलीसेप्टिकम क्या होता है? सेप्टिकम, ठीक है, सेप्टिकम ये है साथियों सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? हिंदी में लिख देता हूँ। माइकोप्लाज्म, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ठीक है, सेप्टिकम। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये सबसे कौन सी हो जाएगी? छोटी कोशिका हो जाएगी। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है? सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, क्या होती है साथियों? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आप सभी को पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर आप सभी लोग जान लीजिए। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है साथियों? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, ठीक है साथियों। तो सबसे बड़ी कोशिका आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग
शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो क्या होता है साथियों, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप सभी को पता होगा, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, सभी को पता होना चाहिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान, ठीक है, स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया है इन्होंने, 1838 और 1839 ईस्वी के बीच में। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, कोशिका को पूरा हम डिटेल में समझ लेंगे। कोशिका सिद्धांत साथियों दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत मुख्य दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है साथियों, निर्भर करता है। वो कौन सी होती हैं 2 पॉइंट साथियों, वह 2 पॉइंट होते हैं। कोशिका सिद्धांत कौन सा होता है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो पहला पॉइंट है साथियों, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है साथियों, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, दूसरा पॉइंट आपको समझना है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। ठीक है, क्या है, इकाई है। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं तथा इसमें सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक उठाया है, जो आपको, ठीक है, जल्दी से कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए साथियों, मैं अगला पॉइंट की तरफ चलता हूँ। जो अगला पॉइंट है कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक और मुख्य क्या होता है, अभिकर्ता होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें क्या होता है साथियों, उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक मुख्य होता है। क्या होता है साथियों, केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, अभिकर्ता मतलब होता है साथियों क्रिएटर।
ठीक है, होता है। जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, मुख्य अभिकर्ता का रोल प्ले करता है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया पॉइंट, सभी को समझ में आ रहा है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो आपको क्लियर हो रहा हो। चलिए साथियों, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ कोशिका के प्रकार। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो जो सेल होती हैं, सेल 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। पहली कौन सी हो जाएगी साथियों? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोशिका। ठीक है साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कैरियोटिक कोशिका। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इन कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। साथियों, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या होता है साथियों? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा तो साथियों इसमें क्या होगा? डीएनए का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, केवल डीएनए का गुणसूत्र ही इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से पड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। जब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहेगा तो क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जिससे क्रोमैटिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है साथियों, यानी आप समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए साथियों। चलिए मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों? इसमें डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है। ठीक है, इसमें डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र की तरह काम करता है। ठीक है साथियों, क्या करता है? काम करता है, यानी इसमें डीएनए का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और अन्य कोई वातावरण से क्या होता है साथियों? अन्य कोई आवरण इससे घेरे नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? पॉइंट क्लियर हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे क्या होता है। चलिए साथियों, अब मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों? केंद्रक नाम की कोई विकसित अंग इसमें नहीं होता, यानी इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है साथियों, इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा होगा? चलिए बहुत अच्छे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी को चलिए, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? केंद्रक विकसित नहीं होता है। समझ में आ रहा है साथियों? चलिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती है साथियों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती हैं साथियों? जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में। ठीक है, किस में पाई जाती हैं? नीली हरी शैवालों में पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, जब ये समझ में आ गया है तो अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है साथियों, किसकी बात करते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, एक सेकंड आप सभी लोग रुक जाइए। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों? इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। सबसे पहली बात, इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। ठीक है साथियों, और क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा केंद्रिका बनी क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन बनी होती है। ठीक है साथियों, और लास्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रिका उपस्थित होती है। तो प्यारे साथियों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अगर नहीं आया है तो एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे तो हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, तो ये वीडियो आज का यहीं तक के लिए। अब हम कल लेके आएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या लेके आएंगे, अंतर लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।